हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई 2026 मंडे यानी सोमवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली ये 4 आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करेंगे। इन 4 में से जो पहले 2 आर्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे से हैं, एक ही आर्टिकल का पार्ट है, तो वो हम देखेंगे और उसके बाद 2 आर्टिकल्स एक्सप्लेन पेज पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और इन आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर यह लिखा गया है कि हाउस सेट टू बी स्टॉर्मी, अपोजिशन वॉक्स आउट ऑफ ऑल पार्टी मीटिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज यानी कि 20 जुलाई से संसद का जो मॉनसून सेशन है, जो मॉनसून सत्र है, उसकी शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक तो ये नीट पेपर लीक का जो मामला है ये उठाया जा सकता है। फिर इसी को लेकर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे को लेकर जो दिल्ली में इस्तीफे की जो मांग चल रही है उसको लेकर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, उसकी मांग हो सकती है। फिर अभी जो राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, ठीक है ना, डोनेशन की थेफ्ट का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और इशू भी दिया गया है, दैट इज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी लेकर अभी रिसेंट में इशू सामने आए हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और अभी आज मॉर्निंग का ही अपडेट है कि सत्र शुरू होने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही सत्र को जो है वो 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है ना। तो उसके बाद देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा भरा, हंगामेदार होने की उम्मीद है। ठीक है, और वहीं जो ये दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें भी ये कहा गया है कि वो भी आज संसद तक जो है वो मार्च करेंगे, एक पीसफुल मार्च निकालेंगे। तो देखते हैं, उसको लेकर भी दिल्ली में जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट हुई है। ठीक है, जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो काफ़ी, पुलिस की तरफ से काफ़ी चाक चौबंद है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आगे होती है। ठीक है, यहाँ पर वो बात लिखी गई है कि प्रोटेस्टर्स सेट फॉर पार्लियामेंट टुडे एंड विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, पुलिस का कहना है कि इनको पार्लियामेंट की तरफ नहीं जान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया उसकी बात कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। तो ये वाला वो आर्टिकल है। ठीक है, शाह लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट। ठीक है, अमित शाह जो है, जो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है ना, कोऑपरेटिव जो है उसके भी मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन मतलब जो स्थापना का पत्थर होता है वो यहाँ पर रखा गया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्ड प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर होगा और यहाँ पर ये बेसिकली कोलकाता में किया गया है। तो यहाँ पर इनकी जो सरकार थी, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी, है ना, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी जिसकी, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि जो गुजरात बेस्ड डेयरी कोऑपरेटिव है अमूल, उसको इन्होंने कोलकाता में या बंगाल में जो है वो एंटर नहीं करने दिया है। ठीक है, तो बेसिकली 700 करोड़ का ये अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट है और ये प्लांट जो है वो लगाया जाएगा हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा फूड पार्क इन हावड़ाज संक्रेल में। इसमें डेली कैपेसिटी बताई गई है 30 लाख लीटर दूध बनाने की और 10 लाख लीटर दही बनाने की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन जो है वो फैसिलिटी कहाँ पर ओपन होने जा रही है। ठीक है ना, इसका फाउंडेशन स्टोन बना है अभी, तो कुछ समय लगेगा। इसके बाद इसी में एक और न्यूज़ दी गई है कि इनॉग्रेट्स म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर बंगाल के ही अलीपुर में नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में इन्होंने विजिट किया और वहाँ पर इन्होंने एक म्यूजियम ऑफ वर्ड, ठीक है, शब्द लोक म्यूजियम ऑफ द वर्ड जो है वो जिसको इनोग्रेट किया। और कहा जा रहा है कि ये इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है। और ये जो शब्द लोक है इज़ डिज़ाइन टू शोकेस द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज़ लैंग्वेजेस। ठीक है, हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उनकी जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको शोकेस यहाँ पर किया जाएगा। जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस हैं, उन सबको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। ठीक है, इसको नेशनल लाइब्रेरी ने बनाया है, डेवलप किया है अंडर द एजेस ऑफ यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री।
यहाँ पर बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, या जिनको आप शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये लैंग्वेजेस की जो जर्नी रही है, मतलब ये लैंग्वेजेस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है ना, और ये सब राइट फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशंस एंड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स टू प्रिंटेड वर्क्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, ठीक है, इनकी पूरी की पूरी जो जर्नी है उसको यहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है इन 22 लैंग्वेजेस की, एंड हाईलाइटिंग द कंट्रीज एंड्योरिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और हमारे देश में जो इतने लंबे समय से, ठीक है, एंशियंट इंडिया के समय से ही जो इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी चली आ रही है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, दैट इज म्यूजियम ऑफ वर्ड, ठीक है, हिंदी में इसका नाम बोला गया है शब्द लोक, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्लेन पेज पर हमें दो आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो ये हैं वो दो आर्टिकल कि पुअर मानसून इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एग्री इम्पोर्ट बिल, ठीक है, कि मानसून अगर जो है इस बार थोड़ा सा उम्मीद है और जैसा अभी तक देखने को भी मिला है कि मानसून का अगर ख़राब होता है मानसून, तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चरल के इम्पोर्ट बिल पर, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2025-26 की अगर हम बात करें, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, देखिए जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2025-26 का, उसमें ये बताया है कि हमने कितना वेजिटेबल ऑयल जो है ना, जो खाने का तेल होता है, वो कितना इंपोर्ट किया है, लगभग 16.9 मिलियन टन, ठीक है। और कॉटन जो है वो इंपोर्ट किया है 1.1 मिलियन टन, और इनकी जो कॉस्ट है या जो वैल्यू है वो 19.5 बिलियन डॉलर्स और 1.9 बिलियन डॉलर रिस्पेक्टिवली रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर 2024-25 के बाद और 2016-17 के बाद अगर हम बात करें, मतलब हाई इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, तो लगभग 3.6 बिलियन टन्स की हमने जो है वो 6 मिलियन टन दालें पल्सेस जो है वो भी इंपोर्ट की है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने कुछ डेटा बताया, मतलब जो ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका ये कहना है कि इस साल यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2026-27 का जो अभी रनिंग है, उसमें अल नीनो की वजह से ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये टूट सकते हैं, ठीक है। एल नीनो आपको पता है कि इस तरीके का एक क्लाइमेट फिनोमेना है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में एबनॉर्मल वार्मिंग होती है ना, और मतलब जो ये पेरू और इक्वेडर का कोस्ट है उसके तरफ, और इससे क्या है कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा ड्राई वेदर या बारिश की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो इसके इम्पैक्ट जो है वो अभी से महसूस होने लगे हैं। अगर हम जून के महीने में बात करें, तो जून के महीने में पूरे देश में, मतलब पूरे देश का अगर हम एक एवरेज लें, तो 38%, 38% बारिश जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के कंपैरिजन में जून के महीने में कम हुई है। और जुलाई की भी अगर हम बात करें, तो जुलाई की आज 20 तारीख हो गई है, तो अभी तक जुलाई में भी लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास बारिश कम हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो क्यूमुलेटिव डेफिशिएंसी है, क्योंकि हमारे वहाँ जो मानसून है वो 4 महीने का होता है, जून टू सितंबर, जिसमें से जून का महीना पूरा हो चुका है और जुलाई के भी 20 दिन जा चुके हैं। तो अगर हम इन 4 महीने के हिसाब से जो कम्युलेटिव डेफिशिएंसी है ना, 19 जुलाई तक की बात बताई गई है, तो 23% अभी तक बारिश कम हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जो बारिश की कमी है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खरीफ सीज़न होता है यानी कि जो मानसून वाला सीज़न है ना, उसमें जो फसल की बुआई होती है, जो प्लांटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है ना। 10 जुलाई तक अगर हम बात करें, तो जो ओवरऑल सोन एरिया है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 16% कम है, ठीक है। और अगर हम बात करें पल्सेस को लेकर, तो 23% एरिया में पल्सेस कम लगाई गई हैं इस बार, और ऑयल सीड्स की बात करें तो 21%, ठीक है। और विद इन पल्सेस भी अगर हम बात करें, तो ईयर ऑन ईयर एकरेज जो है वो अरहर के लिए अगर हम बात करें तो 30% एरिया कम हो गया है, और अगर उड़द या ब्लैक ग्राम के लिए बात करें तो लगभग उसमें भी 30% के आसपास कम हो गया है, ठीक है। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो 16% कम हुआ है सोयाबीन का एरिया, ठीक है। 34%, 34% ग्राउंडनट का एरिया, और 46% जो है वो तिल यानी कि सिसमे का एरिया जो है वो कम हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉटन के अंतर्गत, तो कॉटन के अंदर भी जो प्रोग्रेसिव एरिया सोन है वो भी कम हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 15% कम हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस डेटा को आपने ऐसा याद नहीं रखना है, आपको ये समझना है कि अगर इन पल्सेस का या फिर ये जो ऑयल सीड्स है इनका या कॉटन का, अगर इनका जो एरिया सोन है अगर वो कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर में हमारी अगर ज़रूरत ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहाँ प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ये बात है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम भी है और स्कैटर्ड भी है,
ठीक है, स्कैटर्ड मतलब कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है। टेम्पोरल वेरिएशंस और स्पेशियल वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इनका कहना है कि 20-25 किलोमीटर की जो एक सेम तालुका या सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है दैट हैव रिसीव्ड शावर्स आर दोज दैट हैवंट, यानी कुछ एरियाज ऐसे हैं 20-25 किलोमीटर के अंदर ही कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि जो मानसून का रिवाइवल देखने को मिला ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, क्योंकि जून के अंत में मानसून काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन जो जुलाई के शुरुआती हफ्ते में जो मानसून का फिर से रिवाइवल हुआ है, तो इससे हो सकता है कि ये जो गैप बना हुआ है कि एरिया सोन और जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में जो एरिया सोन में कमी आई है, हो सकता है कि वो गैप थोड़ा सा कम हो जाए। और ये जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के खरीफ सोइंग का डेटा आज आने वाला है ना मंडे को, उसमें हो सकता है ये देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि जो अरहर पल्स है, ठीक है, जो अरहर की दाल है, वो मतलब उसके साथ और पल्सेस की भी जो सोइंग है, जो बुआई है, वो जुलाई के एंड तक हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए इनका कहना है कि हमें अगले 2 हफ्तों में अच्छी बारिश की ज़रूरत है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन के लिए भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जो सोइंग विंडो है इन द मेन ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया यूजुअली शट्स बाय मिड जुलाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी जो सोइंग विंडो है वो लगभग मिड जुलाई तक पूरी हो जाती है। ठीक है, जो मेन कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं या कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं सेंट्रल और साउथ इंडिया के, वहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए मानसून कभी डिले हो जाता है या मानसून में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, बारिश कम हो रही है ना, टेम्पोरल या स्पेशल किसी भी वजह से, तो हम मंथ के एंड तक यानी कि जुलाई के एंड तक भी सोइंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि कॉटन को जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। ऑल्सो द प्राइस सेंटिमेंट फॉर कॉटन इज गुड दिस टाइम विद मैनी फार्मर्स कीन टू शिफ्ट फ्रॉम राइस एंड मेज। ठीक है, क्योंकि इस बार ज़्यादातर किसान जो हैं वो मतलब कॉटन को लेकर प्राइस के मतलब अच्छे रहने की उम्मीद है, इसलिए ज़्यादातर किसान जो हैं वो राइस और मेज से कॉटन की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि लेस रेनफॉल वुड बी अ प्रॉब्लम मोर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पिंक बॉलवर्म इन्फेस्टेशन विच कैन ब्रिंग डाउन क्रॉप यील्ड्स। तो बारिश कम होगी, उससे कॉटन में इशू जो है वो प्रोडक्शन का या नहीं है। ठीक है, कि मतलब अगर बारिश कम होगी तो देर में कॉटन को जो है वो सो किया जाएगा और उससे प्रोडक्शन कम होगा, ये चिंता कम है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी चिंता है ये जो पिंक बॉलवर्म का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से। ठीक है, इससे क्रॉप की यील्ड काफ़ी कम हो सकती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पिंक बॉलवर्म है ये एक मोनोफेगस पेस्ट है जो एक्सक्लूसिवली कॉटन के ऊपर ही फीड करता है। ठीक है, सिर्फ कॉटन के ऊपर ये फीड करता है और फ्रीक्वेंट रेंस की वजह से क्या होता है कि इसकी जो मेटिंग साइकिल है, ठीक है, इसके जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो मेटिंग साइकिल है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती है। ठीक है, और बिसाइड्स ड्राउनिंग द प्यूपा इन द सॉइल, ठीक है, जो प्यूपा इनका होता है वो सॉइल में डूब जाता है ना। और अगर मान लीजिए बारिश कम होगी और लंबे समय तक अगर ड्राई वेदर बना रहेगा तो वो इनकी अनइंटरप्टेड मेटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है, एग लेइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है, और उससे इनका जो लार्वा है, ठीक है, वो भी डेवलप हो सकता है, उसकी भी ग्रोथ हो सकती है इनटू द डेवलपिंग बोल्स। तो ये प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिएगा कि कॉटन के केस में अगर बारिश कम होती है तो क्रॉप की यील्ड कम होना या प्रोडक्शन कम होना वो चिंता नहीं है। चिंता ये है कि अगर बारिश कम होगी तो ये जो पिंक बॉलवर्म है इनको अनइंटरप्टेड मेटिंग का या एग लेइंग का समय मिल जाएगा, उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशंस बन जाएंगी, फेवरेबल कंडीशंस बन जाएंगी, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है अल्नीनो को लेकर कि वाइल द मानसून रेनफॉल डेफिसिट इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट नाउ। ठीक है, अभी तक हम देख ही रहे हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है और आने वाले समय में ये चिंता जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी अल्नीनो जो है वो बहुत ज़्यादा या पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले महीनों में होगा तो उससे फिर ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यूएस का नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये फोरकास्ट किया है कि 81% चांसेस या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रेजेंट एल नीनो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग फेज में पहुंचेगा अक्टूबर और दिसंबर के आसपास। ठीक है, और 97% ये चांस है कि ये अगला जो स्प्रिंग के महीने रहेंगे मार्च और अप्रैल में तब तक ये प्रिवेल कर सकता है, परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब given that El Nino is known to not only suppress rainfall but also raise temperatures, it could translate into a relatively short and warming upcoming winter। अब देखो प्रॉब्लम ये भी है कि अल नीनो से सिर्फ बारिश कम होती है ऐसा नहीं है, वो तो मतलब एक उसका इफेक्ट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि इससे टेम्परेचर भी बढ़ता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो आने वाला विंटर का समय है, मतलब खरीफ में तो अभी ये प्रॉब्लम हो ही रही है कि बारिश कम हो रही है,
लेकिन इसके ये जो टेम्परेचर रेस करने वाली इशू है ना, इससे प्रॉब्लम आएगी जो आने वाला विंटर है उसमें भी। ठीक है, विंटर जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो सकता है और विंटर भी जो है वो वार्म रह सकता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो विंटर सीजन है यानी कि जो राबी का सीजन है, जिसमें हम वीट, रेप सीड, मस्टर्ड सीड, है ना, चना, चिकपी, मसूर, रेड लेंटिल या पोटैटो, इस तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स की जो मतलब प्रॉब्लम मतलब किस चीज़ के ऊपर आएगी, सीड्स के ऊपर। ठीक है, पल्सेस को लेकर मिलेट्स, कॉटन, है ना, और ये प्रीडोमिनेटली जो है वो रेन फेड क्रॉप्स है। ठीक है, जैसे कि राइस अगर हम बात करें या वीट या शुगर केन की बात करें, तो इनके लिए तो इरिगेशन हो जाता है, बट जैसी जो क्रॉप्स है, चाहे ऑल सीड्स हैं, पल्सेस, मिलेट्स या कॉटन, ये प्रीडोमिनेटली रेन फेड है, मतलब बारिश का पानी इनको ज़रूरत पड़ती है, तो इनके ऊपर असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो अभी करंट डेवलपिंग एल नीनो है, जिसको लेकर ये नेशनल ओशियानिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मानता है कि ये अमंग द लार्जेस्ट बन सकता है इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड गोइंग बैक टू 1950। मतलब इस बार का जो एल नीनो है वो 1950 के बाद से अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस और कॉटन के इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वही मैंने बताया कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात अब ये है कि इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है, और वो ये है कि सरकार के जो गोडाउन है, ठीक है, जो सरकारी गोडाउन्स हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो राइस और वीट का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 68.3 मिलियन टन राइस का, और वीट का अगर हम बात करें तो 53.4 मिलियन टन है। ठीक है, ये बेसिकली जो मिनिमम बफर रखना होता है या जो रिक्वायर्ड लेवल होता है 13.5 मिलियन टन या 27.6 मिलियन टन, उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास लगभग 4 मिलियन टन का स्टॉक पल्सेस का भी है, जिसमें लगभग 2 मिलियन टन चना है और 0.6 टू 0.7 मिलियन टन अरहर है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो सरकार इनको ऑफलोड कर सकती है, मतलब इनको जो उसके पास स्टॉक में है उनको बाजार में उतार सकती है। ठीक है, and there is also scope to import, especially with fresh shipments of arar from East Africa, that is Mozambique, Tanzania, Malawi, Sudan, expected in August and September। और इस बात का भी स्कोप है कि इंपोर्ट भी किया जा सकता है। लाइकवाइज मसूर जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आ सकती है सितंबर और अक्टूबर नवंबर के बीच में, है ना। इनका जो वॉयज टाइम है मतलब वहाँ से यहाँ आने में इनको 20 से 30 दिन के आसपास लगता है। ठीक है, अगर 2022 की हम बात करें तो 2022 में स्थिति बनी थी जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था, तो वहाँ पर बेसिकली एम्पल स्टॉक्स थे दुनिया में फ्रॉम द रिकॉर्ड ग्लोबल हार्वेस्ट ऑफ वीट, राइस, कॉर्न, मेज या शुगर एंड सोयाबीन के, है ना, रेप सीड, पाम ऑयल, इन सब के। लेकिन ऐसा इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ का जो बेंचमार्क फूड प्राइस इंडेक्स है वो जून के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में 1.7% ऊपर था। मतलब चीज़ें जो है वो इतनी महंगी थी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन जो कॉमोडिटी वरी की या चिंता की थी वो है वेजिटेबल ऑयल, जहाँ पर जो इंडेक्स था जून में वो 23.3% हायर था पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो इस साल 23% ज़्यादा महंगा है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेड क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं तो उनका जो प्राइस बताया गया है, लैंडेड प्राइस मतलब जितना प्राइस यहाँ आने में लगता है इम्पोर्ट होने में, वो पर टन का रेट आपको बताया गया है $1235, $1292 और $1455। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग अगर हम लास्ट ईयर के जुलाई की बात करें तो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो मुख्य कारण है वेजिटेबल ऑयल प्राइस बढ़ने का वो है इसका ऑल्टरनेट यूज़ एज अ बायोफ्यूल। ठीक है, जब क्रूड पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि वेस्ट एशिया में जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ तो इसके बाद ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसके प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं ना क्रूड ऑयल के, तो देर इज एन एडेड इंसेंटिव टू डाइवर्ट पाम, रेपसीड एंड सोयाबीन ऑयल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड, मिथाइल एस्टर्स विच कैन सब्स्टिट्यूट रेगुलर डीजल। ठीक है, तो बेसिकली जब से ये प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं क्रूड ऑयल के, तो इस चीज़ का इंसेंटिव अब मिलने लगा है कि आप इन चीज़ों को, मतलब पाम ऑयल को या रेपसीड को या सोयाबीन ऑयल को, उससे आप ये बनाएं, ठीक है, फैटी एसिड, मिथाइल एस्टर्स बनाएं, जिससे आप रेगुलर डीजल को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन द कमिंग डेज अगर मानसून जो है वो मतलब ऐसा ही रहता है या कम रहता है तो सरकार की तरफ से दो एक्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो कम कर दी जाए, जैसे कि क्रूड ऑयल के ऊपर 16.5% है ना, सोयाबीन, सनफ्लावर के ऊपर भी, या फिर येलो पीस और के ऊपर 30% है, मसूर चने के ऊपर 10% है, इनको कम किया जा सकता है। तो कम करने से होगा क्या? कम करने से होगा ये कि जो लैंडेड प्राइस है वो कम हो जाएगा, है ना। तो
साथ ही साथ कुछ ऐसी पल्सेज हैं जैसे कि अरहर, उड़द या रॉ कॉटन, इनके ऊपर नील ड्यूटी लगती है ऑलरेडी। तो एक तो एक्शन ये लिया जा सकता है कि सरकार जो है वो इन फसलों के ऊपर, है ना, ये जो इनके इम्पोर्ट है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वन शुडेंट रूल आउट द गवर्नमेंट इवन गोइंग स्लो इन द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, कि सरकार का जो ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्रोग्राम है, इसको भी सरकार जो है वो थोड़ा सा हल्का कर सकती है, स्लो कर सकती है। ठीक है, तो दैट कुड इन्वॉल्व ब्रिंगिंग बैक रेस्ट्रिक्शंस ऑन डाइवर्जन ऑफ शुगर जूस या सिरप एंड इवन इंटरमीडिएट स्टेज बी हैवी मोलासेस फॉर मेकिंग इथेनॉल। तो इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कि शुगर केन जूस या सिरप या जो इमीडिएट स्टेज बी हैवी मोलासेस है उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए ना किया जाए। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, यहाँ पर ऊपर जो ये टेबल वगैरह दी गई है, इसमें आपको यही बताया गया है कि मतलब वेजिटेबल ऑयल पल्सेज या रॉ कॉटन, है ना, कितना कितना हमने इंपोर्ट किया है ना, खरीफ के जो एक्रिएज ग्रोथ है कि किसका मतलब इस सीज़न में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किस फसल के का कितना एरिया है, कितने एरिया में वो फसल लगाई गई है। ठीक है, पल्सेस की बात, ऑयल सीड्स, कोर्स ग्रेन्स, है ना, ऑल खरीफ क्रॉप्स, तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। बट अब एज सच ये डेटा नहीं है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पर समझाए हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रेस फॉर लो अर्थ ऑर्बिट व्हाट विक्रम 1 लॉन्च। तो व्हाट विक्रम 1 लॉन्च मीन फॉर इंडिया। ठीक है, अभी हमने विक्रम 1 को लेकर कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर फिर से ये आर्टिकल आया है, तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा कुछ नई चीज़ अभी हम लोग जान लेंगे। तो देखते हैं, देखिए, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल नाम है विक्रम 1। ठीक है, और सेवरल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स के साथ इसको लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो प्लेस कर दिया गया कल सैटरडे की मॉर्निंग में। ठीक है, सॉरी परसों सैटरडे की मॉर्निंग, है ना, 18 तारीख को इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के द्वारा। और किसने इसको डेवलप किया है? हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस ने। इंडिया का ये पहला स्पेस यूनिकॉर्न है, मतलब स्पेस में काम करने वाली स्पेस टेक का ये पहली कंपनी है। एंड इट मेक्स इंडिया ओनली द थर्ड कंट्री ग्लोबली टू हैव प्राइवेट लॉन्च कैपेबिलिटी आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो सिर्फ इंडिया जो है वो तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास प्राइवेट लॉन्च की कैपेबिलिटी है। ठीक है, यूएस के पास है, चाइना के पास है, इंडिया बिकम्स द थर्ड कंट्री, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कदम बेसिकली तब आया है जब 2020 के बाद सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया, और उसके बाद जो एक इंडियन स्पेस पॉलिसी लाई गई 2023 में, उसको लेकर एक फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्मलाइज किया गया। ठीक है, अब इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? देखो, लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली जो इमीडिएटली सराउंडिंग अर्थ वाला जोन है वो, है ना, यानी कि इसको हम मानते हैं 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, मतलब हमारी जो अर्थ की सरफेस है उससे इतने हाइट तक 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, दैट इज नोन एज लियो और लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब जो लियो में सैटेलाइट्स होते हैं उनको लगभग अर्थ का एक चक्कर लगाने में 90 से 120 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास का समय लगता है। और ये जो प्रॉक्सिमिटी है या ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये किसके लिए प्रेफरेबल है? ये जो ऐसे सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेशन के लिए, है ना, और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, इमेजिंग के लिए, उनके लिए ये मतलब जो ऑर्बिट है वो प्रेफरेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल की लेटेंसी है वो बहुत कम होती है। सिग्नल की लेटेंसी का मतलब है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव किए जाते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो ऑर्बिटल स्लॉट्स हैं एलईओ में, क्योंकि एलईओ में मतलब पूरी दुनिया जो है वो लॉन्च कर रही है अपने सैटेलाइट्स, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल स्लॉट्स हैं वो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम करते हैं। दी ओनली ऑब्लिगेशन अ न्यू एंट्रेंट हैज़ इज़ नॉट टू इंटरफेयर विद द प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, जो भी यहाँ पर नया सैटेलाइट आ रहा है उसके लिए सिर्फ एक ये ऑब्लिगेशन है या उसको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पहले से सैटेलाइट्स हैं आपको उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, दिस असेंशली मेक्स इट अ लिटरल गोल्ड रश। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्पेस तो एक मतलब कन्फाइंड है ना, लिमिटेड है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पर एंटर कर पा रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी मतलब आपकी अचीवमेंट है। 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके अंडर नो नेशन और कॉरपोरेशन कैन लीगली क्लेम ओनरशिप ओवर एन ऑर्बिट। ठीक है, कि 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो ये कहती है कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन किसी भी ऑर्बिट के ऊपर अपना ओनरशिप क्लेम लीगली नहीं कर सकता है। ठीक है, अब व्हाट स्टेट्स आर एक्चुअली कंपीटिंग फॉर इज एक्सेस टू प्रेफर्ड ऑर्बिटल शेल्स एंड एडवांटेजियस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स मैनेज्ड बाय द आईटीयू।
ठीक है, अब हर देश जो है वो यही चाहता है कि उसको प्रिफर्ड ऑर्बिटल शेल मिल जाए, है ना, और एडवांटेजियस रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्लॉट मिल जाए जिसको आईटीयू के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये चीज़ें क्या है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये आईटीयू क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को मैनेज करती है और दो या दो से ज़्यादा सैटेलाइट्स के बीच में जो हार्मफुल इंटरफेरेंस होता है उसको प्रिवेंट करती है। पहली बात आईटीयू समझ गए। इसके बाद अगला टर्म है ऑर्बिटल शेल। ऑर्बिटल शेल बेसिकली जो सैटेलाइट्स होते हैं एट द सेम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि जो एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस, सेम एल्टीट्यूड पर या सेम हाइट अबव द अर्थ सरफेस पर जो लेयर्स ऑफ सैटेलाइट है उनको कहा जाता है ऑर्बिटल शेल। ठीक है, और ऑर्बिटल इंक्लिनेशन का मतलब क्या है कि जो अर्थ का इक्वेटर है उसके कंपैरिजन में सैटेलाइट का ऑर्बिट का जो एंगल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, तो आपका सैटेलाइट अगर मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, मतलब इस पाथ पर चल रहा है ऐसे करके, है ना, तो इसका बेसिकली कितना एंगल होगा इक्वेटर से, दैट इज नोन एज एन ऑर्बिटल एंगल। ठीक है, और एक बार अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्बिटल शेल जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है तो सब्सिक्वेंट पार्टीज को जो है वो ये मतलब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टू कोऑर्डिनेट अराउंड द इनकम्बेंट और माइग्रेट टू क्लियरर पास्चर्स। ठीक है, या तो आप जो वहाँ पर पहले से हैं उनके आसपास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप वहाँ पर मतलब अपना जो है वो स्पेस बनाएं, है ना, पाथ बनाएं, और या फिर आप जो क्लियर एरियाज है वहाँ पर चले जाएं। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है दैट इंसेंटिवाइजेस स्पेक्यूलेटिव स्क्वाटिंग leading to countries designing and deploying satellites mega constellation to encircle as much space as possible। ठीक है, तो मतलब देश जो है वो क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से अपने जो कॉन्स्टलेशंस है, मेगा कॉन्स्टलेशंस मतलब कि बहुत सारे सैटेलाइट्स का जो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कि उनको ऐसे डिप्लॉय करा जाए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है वो ले सके। तो उनसे उसकी क्या होगी कि उनकी एक मोनोपोली बन जाएगी, जैसे चाइना का गुओवांग, है ना, या कियानफेन सैटेलाइट्स हैं वैसे। अब यहाँ पर ये जो विक्रम 1 की सक्सेस है ये रिप्रेजेंट करती है इंडियन की जो प्राइवेट स्पेस एरोस्पेस कैपेबिलिटी है उसमें एक बहुत बड़ी ये मैसिव लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया हैज़ एश्योर्ड एक्सेस फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। ठीक है, इंडिया जो है वो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की उसके पास एक्सेस है। ठीक है, करेंटली मोस्ट अंडर सर्व्ड सेगमेंट है ये कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। ठीक है, लेकिन इसकी जो ट्रू स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो लाई करती है इन क्रिएटिंग सॉवरन सर्च कैपेसिटी। ठीक है, दिस ग्रांट्स इंडिया द एबिलिटी टू रैपिडली बिल्ड एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटेलिजेंस सर्वेलांस और रिकॉनेजेंस सैटेलाइट्स इन डिमांड विदाउट रिलाइंग ऑन इसरो। मतलब आप सिर्फ अपने ही नहीं या अपने मतलब देश के ही जो और ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के सैटेलाइट्स वगैरह बनाते हैं, अगर वो लॉन्च करना चाहें तो आपको इसरो के ऊपर निर्भर रहे बिना आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर भी जो कंटेस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें भी आप compete कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ अपने देश के ही नहीं और देशों के भी इस तरीके के सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, दैट टू विदाउट रिलाइंग ऑन इसरो। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल एक्सेस को सिक्योर करना दैट डायरेक्टली फीड्स इनटू नेशनल सिक्योरिटी, इट इज़ अ ह्यूज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टूल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी एक टूल है। जैसे स्टारलिंक सैटेलाइट के रोल की बात कर रहे हैं, जो उसके सिस्टम के सैटेलाइट सिस्टम है उसकी ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ईरान के वॉर में उसने रोल प्ले किया है। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो करंट मॉडल ऑफ ओवर रिलायंस है ओवर फ्यू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स साइटिंग द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। तो मतलब वही है कि अगर आप और देशों के इस तरीके के सैटेलाइट्स के ऊपर निर्भर करते हैं तो आपके खुद के सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद का ऐसा कोई सैटेलाइट है या आप खुद के सैटेलाइट्स भेजने की आपकी कैपेबिलिटी है तो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न या जो सॉवरेनिटी है वो थोड़ा सा मतलब सिक्योर्ड रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि अभी भी जो लियो की रेस है, लो अर्थ ऑर्बिट की जो रेस है उसमें इंडिया काफ़ी पीछे है। इस वल्नरेबिलिटी को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपनी जो लॉन्च फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। दो सबसे बड़े जो अभी रोड ब्लॉक्स या हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पहला ये है कि ये सेक्टर में अभी जितना स्केल की ज़रूरत है उतना स्केल है नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो इसरो की एलोंगेटेड टाइमलाइंस है फॉर इंडियाज़ ओन रीयूजेबल रॉकेट। ठीक है, इंडिया का खुद का जो रीयूजेबल रॉकेट है उसको लेकर अभी मतलब काम चल रहा है बट इट विल टेक टाइम, और ये मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट है इन इंश्योरिंग फ्रीक्वेंट लॉन्चेस ऑन इन द लियो। क्योंकि रीयूजेबल अगर लॉन्चर या रॉकेट आपके पास होगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। एक तो कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाएगी, है ना, और दूसरा जो एफर्ट्स हैं या जो टाइम लगता है आपको किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में वो भी कम हो जाएगा। बिकॉज अभी तक क्या होता है कि आपने कोई भी रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है, वो रीयूजेबल नहीं है तो एक बार के बाद पूरा खराब हो गया, खत्म हो गया, तो पैसे जितने लगे वो भी गए, और अगर आपको दोबारा कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो आपको फिर से पहले रॉकेट बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर रीयूजेबल आ जाएगा तो इससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है
पैसे तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी भी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, अब लेकिन इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने यहाँ पर 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अर्ली स्टेज स्पेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर लिया जाता है या उसकी वॉल्यूम अगर बढ़ती है तो उससे फ़ायदा होगा। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि मान लीजिए, मतलब ये तो एक तरीके से ये है कि जो ये स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनको सरकार की तरफ से इनिशियल फंड दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब कोई भी कंपनी है वो हमेशा फंड के ऊपर तो काम नहीं करेगी, है ना, मतलब उससे तो वो ग्रो नहीं कर सकती है। तो कंपनी अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रही है और उसको अगर खरीदा जाए, और लेट से अगर सरकार उसको खरीदती है, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उससे एक तो फ़ायदा ये है कि कंपनी का जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और साथ ही साथ ये है कि अगर खुद के देश की सरकार अगर उस चीज़ को खरीदती है तो उस कंपनी के प्रोडक्ट की, है ना, या उस कंपनी का जो, मतलब जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। और क्रेडिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उससे फ़ायदा क्या है कि फिर और देश जो है वो भी इनको अपना ऑर्डर दे सकते हैं, या इनसे वो लॉन्चर वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं, रॉकेट्स वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, या हमें और देशों के सैटेलाइट्स, स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करने का मौका मिल सकता है, तो उससे फ़ायदा है ना, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंडिया डजेंट हैव अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल येट। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इंडिया के पास अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो स्पेस एक्स है उसके पास है, ठीक है, जो जेफ बेजोस की कंपनी है उसके पास भी, और अभी चाइना ने भी वो बनाया है ना। वो मैंने बताया था कि उनके पास जो है वो एक लेग की तरह उसको रोकते हैं, लेकिन चाइना ने बनाया वो नीचे से उसने नेट लगाई हुई है, हमने बात की थी कुछ दिनों पहले। लेकिन इसरो का जो पार्शली रियूजेबल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये लगभग 2030 के मध्य तक ऑपरेशनल हो सकता है। मतलब अभी भी आप ये मान के चलिए कि 4 साल का समय और है इसमें लगेगा, पार्शल, वो भी पार्शली रियूजेबल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं। तो देखिए, ये आज के क्वेश्चंस हैं। विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो इन इंडियाज एग्रीकल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। El Nino is generally associated with reduced southwest monsoon rainfall over India. Yes, this is correct. El Nino often raises temperature, which can adversely affect both खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि रेनफॉल कम होगी तो खरीफ क्रॉप्स अफेक्ट होंगी, और अगर टेम्परेचर्स बढ़ते हैं और प्रोलॉन्ग समय तक अगर वो इम्पैक्ट रहता है तो उससे आने वाला जो विंटर क्रॉप्स हैं, जो राबी क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। A strong El Nino can increase India's imports of vegetable oil, pulses and cotton. Yes, मतलब इनडायरेक्ट है कि अगर एल नीनो आएगा तो इनका प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो हमें अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट बढ़ सकता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू लो अर्थ ऑर्बिट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लो अर्थ ऑर्बिट जनरली एक्सटेंड टू अबाउट फ्रॉम अबाउट 16 and 160 किलोमीटर to 2000 kilometer above the earth's surface. This is correct. Satellites in LEO complete one revolution around the earth in approximately 90 to 120 minutes. This is also correct. Under the Outer Space Treaty of 1967, countries can claim sovereign ownership over orbital slots in LEO. ठीक है, can नहीं, cannot. So this is wrong. Answer is A, 1 and 2 only. Next is, consider the following statements regarding India's private space sector and LEO, that is low Earth orbit. Vikram 1 is India's first privately developed orbital launch vehicle. Correct. The launch of Vikram 1 makes India the third country after the United States and China to demonstrate private orbital launch capability. Correct. Last is, the strategic significance of enhancing access to LEO lies in strengthening sovereign launch capacity for communication, surveillance and reconnaissance satellite. This is also correct. So the answer is D. ठीक है, चलिए, ये सारे हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए। आप अगर लंबे समय तक इन सेशंस को देखना चाहते हैं अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स, तो आप इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो भी आपको पीडीएफ्स में इंक्लूड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ सजेशंस, फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।